तो हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। तो चलिए, अब फिर हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.2 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में पूरा विस्तृत से सीखे हैं। उसको अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। उसमें जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है, उसके सभी क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी देख रहे हैं ज्ञान गंगा कोचिंग 07 और आप सभी के बीच हम हैं टीके जायसवाल। तो बिना विलंब किए हुए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं या वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, हम केवल आंसर को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आप सभी के बुक में दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी इसमें कुछ प्रश्न पूछा गया है, उसको सत्य है कि असत्य है उसके बारे में हमको बताना है। और तो इसमें पहले का पहला दिया है, पहला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या बोला गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, क्या वे सभी वास्तविक संख्या होती हैं? एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या। तो आप लोगों को हम पिछली वीडियो में बताए हैं कि जो हमारी संख्या होती है मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक वास्तविक होती है और एक काल्पनिक होती है। यानी वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। तो फिर देखिए, यहाँ पर जो पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, यानी वास्तविक संख्या, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है उसके 2 भेद होते हैं। पहला हो गया परिमेय, दूसरा अपरिमेय। तो इसमें क्या पूछा है कि क्या सभी या प्रत्येक या सभी अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती हैं? तो जब अपरिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्या में ही आती है तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या जरूर होती हैं। यानी हमारा जो कथन पहला है वो सत्य है, सही है। यानी सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अगर पूछता क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो भी सत्य होता, क्योंकि जो हमारी परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। तो प्रश्न में पूछा गया है सत्य है कि असत्य, कारण सहित स्पष्ट लिखना है। तो कारण आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके अंदर ही अपरिमेय संख्या भी आती है, इसीलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो कथन क्या है? सत्य है। इसमें लिख लीजिए कथन सत्य है, उत्तर में लिख लीजिए कथन सत्य है, और आंसर में लिख लीजिए कथन सत्य है, और कारण में लिख लीजिए
अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती है। अतः सभी करिए चाहे प्रत्येक करिए, यानी सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या ये हो गया उत्तर, ये हो गया कथन सत्य है। कारण में क्या है, यानी सभी जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, यानी अंदर आती है, इसलिए सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं या वास्तविक संख्या है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण यम के रूप में होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम दूसरे का कथन न लिख के संख्या रेखा बनाते हैं। सबसे पहला बात कि क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा तो वीडियो लंबी होगी, और वीडियो जब लंबी होगी तो आपका मन वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखने में मन नहीं लगेगा, जिससे आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे और जिसके कारण आपको कुछ जो समझने के लिए है वो समझ में नहीं आएगा, और जो ना समझने के लिए है वो आप बोल देंगे कि वीडियो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम समय की बचत करते हुए क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, हम केवल हल को लिखते हैं, यानी किस प्रकार से है या किस प्रकार से नहीं है उसको हम लिखते हैं। तो इसमें दूसरे में बोला गया है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु कर्ण यम के रूप में या रूट n के रूप में होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा को ही बना लेते हैं। तो जो हमारी संख्या रेखा होती है वह किस प्रकार से होती है, तो ये मान लीजिए हमारी एक समांतर रेखा हो गई और यहां से ये 0 अंश हो गया। अब यहां से हमारा दोनों तरफ जाता है, तो ये हमारा प्लस का एक हो गया। इधर हम नहीं लिखते हैं चिन्ह, क्योंकि प्लस कभी लिखा ही नहीं जाता। इधर माइनस का एक, मान लीजिए इसको इस तरह से। अब थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, बस समझने की बात है, बाकी तो आप लोग वैसे भी समझदार हैं। आजकल के बच्चों को ना ज्यादा समझाने की बात नहीं है, ज्ञान उनमें है ही, बस उसको नई दिशा देना है। बाकी ज्ञान तो इतना भरा हुआ है कि क्या उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो आज के समय में किसी को ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये हमारी संख्या रेखा बन गई। अब उसमें बोला गया है कि प्रत्येक जो हमारी, क्या उसको हम यम कर्णीय यम के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। किधर की संख्या को? तो हम इधर की संख्या को लिख सकते हैं। और प्राकृतिक संख्या यानी कर्णी 1 भी लिख सकते हैं, कर्णी 2 भी लिख सकते हैं और कर्णी को 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो माइनस वाली संख्या है, जो माइनस में है, उसको हम कर्णी -1 या कर्णी -2 इस प्रकार से नहीं लिख सकते। ये वास्तविक संख्या नहीं होगी, ये काल्पनिक हो जाएगी। जबकि इसमें क्या बोला गया है कि यम एक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक बिंदु पर कर्णीय यम के रूप में होता है। क्या प्रत्येक बिंदु कर्णीय यम के रूप में होता है? तो प्लस में तो होता है लेकिन माइनस में नहीं, और जबकि वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। माइनस में अगर हो गई माइनस रूट का -1, ये काल्पनिक हो जाएगा, ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए यह हमारा जो दूसरा कथन है वो असत्य है। दूसरा कथन क्या है? असत्य है।
तो समझ में आ गया होगा। अब इसका उत्तर लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है। तो कथन असत्य है, क्या हो जाएगा? कथन असत्य है। कारण लिख देते हैं। कारण क्या है कि असत्य है? तो कारण ये हो जाएगा कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या को रूट m के रूप में क्या बोला गया? निरूपित करना। निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, परंतु ऋणात्मक में नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कारण। तो ये हो गया दूसरा का आंसर। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या दिया है? तीसरा में दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बात आई वही पहले वाली। तो पहले में बोला क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन इसमें बोला गया है कि क्या प्रत्येक वास्तविक, इसको मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों के समझने के लिए और कथन का उत्तर है। फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लिख ही लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। पहले का तीसरा जो है, तो पहले का तीसरा क्या बोल रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? तो कहां से हो जाएगा लल्ला? जो हमारी वास्तविक संख्या होती है उसके दो भेद होते हैं। वास्तविक संख्या के दो भेद होते हैं। एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो इसमें बस ये तरह पूछा है कि संख्या जो हमारी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या जो होती है हमारी वो धनात्मक में होती है और ऋणात्मक में भी होती है। ठीक है, तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, सॉरी वास्तविक संख्या जो होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती है। जैसे अब थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो केवल अपरिमेय पूछा है। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या है? 1 2 3 4, यानी जो वास्तविक संख्या है वो 0 1 2 3 4 5 ये सब से हैं। लेकिन क्या सभी संख्याएं अपरिमेय है? तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए क्योंकि हमारी जो इस प्रकार से संख्या है ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि सभी संख्याएं परिमेय संख्या भी होती हैं। तो इसलिए हमारा ये कथन असत्य है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि समझने के लिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि वास्तविक संख्या के दो भेद हैं। तो क्या एक एक, जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि मान लो एक पिता है जिसका नाम है
मोहन, एक कहानी से हम समझाने का प्रयास करते हैं इसको। इसके दो बेटे हैं, रामलाल और किशनलाल। तो अगर आपको बोला जाए कि जो मोहन है वो केवल किशनलाल का बेटा है, सॉरी, जो मोहन है वो किशनलाल का ही बस पिता है, तो ये बिल्कुल सर्वथा गलत होगा, क्योंकि जो मोहन है वो रामलाल और किशनलाल दोनों का पिता है ना। तो अगर हम ये कहें कि जो मोहन है वो केवल किशनलाल का ही पिता है, तो ये सर्वथा असत्य होगा, क्योंकि जो मोहन है वो रामलाल और किशनलाल दोनों का पिता है, यानी ये दोनों के बेटे हुए। तो इस प्रकार से ये कथन सर्वथा असत्य है। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट उत्तर पर चलते हैं। तो जो हमारा कथन है वो कैसा है बेटवा? असत्य है ना। तो कथन हमारा क्या है? असत्य है। कारण में लिख लेते हैं, कारण क्या है असत्य का? तो जो इसका कारण होगा वो क्या है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या सम्मिलित है। क्योंकि हमारी जो संख्याएं हैं वो, अगर हम मान लेते हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं उसको रूट में डाल देंगे, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हमारी सभी किसी संख्या है अपरिमेय है। लेकिन अगर हम इसी को 4 को डाल देते हैं तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, 2 करने पर रूट हट जाएगा, तो 2 को 2/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, जो हमारी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो बोला गया है इसमें तीसरे में कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, यानी क्या सभी वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय संख्या होती हैं? तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित हैं, यानी दोनों संख्याएं होती हैं। तो आशा करते हैं आप सबको जरूर समझ में आ गया होगा। नहीं समझे तो कमेंट में फिर से बताइए, फिर से बताने का प्रयास करेंगे उससे भी आसान भाषा में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना भी समझ लीजिए। फिर अगला भी क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं है। हल नंबर 2 का देख लेते हैं। आप लोग कारण को जरूर लिखते और समझते जाइएगा ध्यान से, एक बार नहीं तो 2 बार या 3 बार सुन के उसको रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि रीजन आना चाहिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इसको हल्के में ना लीजिए, बहुत ही काम की चीज है, इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है भूल जाते हैं जल्द से यार, अब लिखने के लिए टाइम वेस्ट होगा। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले हम
संख्या रेखा लिख लेते हैं। अब हमको केवल धनात्मक के बारे में देखना है, ऋणात्मक की तो बात ही नहीं की है, तो हम केवल धनात्मक अंक को दर्शा लेते हैं। मान लीजिए 0 है, ये धनात्मक 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो क्या हम इसका वर्गमूल क्या सभी पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? ये पूर्णांक संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या प्लस तथा माइनस दोनों में रहती है। ये आप लोगों को जहां तक उम्मीद है कि हमें कि पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो पिछली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप फटाफट वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो पूरा संख्याओं के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है वो प्लस में 0 से लेकर प्लस तथा माइनस दोनों में अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है क्या? प्रत्येक पूर्णांकों का वर्गमूल, तो मान लीजिए पूर्णांक है, इसका वर्गमूल कितना आएगा? तो 1 ही आएगा। इसका तो इसका 2 ही आएगा, इसका 3 ही आएगा, बट 4 का जब निकालेंगे, इसका जब रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल जब निकालेंगे, इसका तो 1 ही है तो इसका तो रूट नहीं हटेगा, लेकिन इसका जब वर्गमूल करेंगे तो किसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 को हम 2/1 के रूप में लिख के उसको परिमेय संख्या के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या हो। तो यानी यह तुम्हारा जो है वो नहीं है, और उत्तर में 4 का उदाहरण ले लीजिए, चाहे 6 का उदाहरण ले लीजिए, सभी वो किसमें है? यानी इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। पूछा है नहीं, यानी सत्य असत्य में पूछा है कि हाँ या नहीं पूछा है। यदि नहीं तो यहां लिख दीजिएगा नहीं, नहीं कर लीजिएगा उत्तर में। और पूछा एक उदाहरण दीजिए, तो 4 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब उसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 2 आता है, और 2 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या भी हैं। तो आशा करते हैं इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं हल नंबर 3 यानी तीसरे वाले क्वेश्चन में। तो ए उसका उत्तर हो गया, ये नहीं हो गया। ये इसका उदाहरण पूछा है, तो एक उदाहरण इसको, अगर आप इसको रूट 6 को भी दे दीजिए ना, 6 का, तो इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे कितना आएगा? 6 का कितना आता है? 3 आएगा, और 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या हो गई। 2 भी एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, अब परिमेय संख्या का मुख्य कारण क्या है? उसका जो सिद्धांत है वो क्या दिया है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यानी 2/1 यानी दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। P Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी P Q के रूप में जो है ना, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन क्या है कि इसका HCF ज्ञात करने पर दोनों का 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सब विभाज्यता करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरा में क्या बोला है उसको जरा देखते हैं ध्यान से। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या दिया है? इसमें बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो फिर वही संख्या रेखा पहले बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाते हैं पहले। तो संख्या रेखा हमारी वही बना लेते हैं, इस बार बड़ी सी बना लेते हैं। और अगर आप सबके पास प्रकार या पटरी है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारी जो संख्या रेखा है कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए।
कैसी होनी चाहिए? तो हमारी संख्या रेखा बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, जब √5 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इसमें बोला गया है √5 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक, 2.5 आएगा या कुछ भी आएगा। तो यानी इसको जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2 पॉइंट में आएगा। इधर मान लीजिए हमारा 1 है, प्लस में है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी संख्या है ये हमारा जो भी दोनों बीच का अंतराल है वो बराबर होना चाहिए। हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो 2 के आसपास होता है तो हम इसको 2 पर हम एक लंब खींच लेते हैं। 2 पर हम एक लंब खींच लेते हैं। किस प्रकार निरूपित करना है? अब लंब खींचने के पश्चात हम इसको यहां से मिला लेते हैं, सीधा सीधा मिला लेते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं A, B और A, C, ठीक। अब A तो अभी हमारा फिक्स निरूपण नहीं हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, प्रकार रहेगा तो उसकी सहायता से हम यहाँ पर टिक लगा के फिर ऐसे हम मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो समथिंग यहाँ पर आएगा इस प्रकार से, ऐसे फिर घूम जाएगा चारों तरफ। ये मान लीजिए संख्या रेखा की आवृत्ति हो गई, त्रिज्या हो गई, यानी ये हमारी त्रिज्या हो गई। तो इसका जब प्रकार से घुमाएंगे तो ये मान लीजिए हमारी त्रिज्या हो जा रही है। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, करणी √5 का निरूपण इस प्रकार से होगा। और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर है और इसकी 2। तो पाइथागोरस प्रमेय में जो हमारा सूत्र दिया है वो क्या दिया है, अगर कर्ण की माप ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब हमारा हो गया, तो लंब कितना है, मान लीजिए इसको 1 हम मान लेते हैं, इसको 2, इसको ज्ञात करना है। तो लंब हमारा 1 का वर्ग प्लस आधार यानी 2 का वर्ग, आधार कितना है 2 सेंटीमीटर है। अब इसको ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस 2 दूना 4। तो कर्ण बराबर कितना मिला, 5 मिला, करनी में हो गया, यानी इसकी दूरी भी कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक शेयर करना ज़रूर ना भूलें। और अगर पसंद नहीं आया होगा तो भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।